हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के अंदर में दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन 1 और 2 आपके बुकलेट का। आज हम उसी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जीएसटी के बारे में भी अब बातें करना शुरू करेंगे। पहले याद कीजिए, जीएसटी के बारे में बता दूं। हमारा जीएसटी जो होता था, मैंने कहा था कि आप रिवीजन करके बैठना, अगर नहीं बैठे तो भी कोई बात नहीं। जीएसटी दो तरीके का होता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो होता है, अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना नहीं है, रॉ मटेरियल परचेज किया, चाहे हमने कमीशन पे किया, चाहे हमने मान लो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट कराया, चाहे बाहर से कोई भी सर्विसेज लिया, रेंट हम पे कर रहे हैं, इन पे जब भी हम इनको परचेज करेंगे, जब इनका पेमेंट करेंगे, तो इस पे जो जीएसटी हमें पे करना होगा, हम उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मेरे बच्चे, हमने कहा था इनपुट जीएसटी जो होता है, ये हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है, हम इसको एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। यानी कि हमारा इनपुट जीएसटी जो होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। ये हमारा वो अमाउंट था जो एक तरीके से हम लोगों ने पे कर दिया, यानी कि एडवांस जो हम दे चुके हैं, एडवांस जो टैक्स हम पे कर चुके हैं। आउटपुट जीएसटी यानी कि हमने जो सेल्स किया है या हमने कोई इनकम कमाया है, कोई भी इनकम कमाया है, तो मेरे बच्चे इस पे जो जीएसटी हम लोग रिसीव करते हैं कस्टमर से। ये हमने किसको गुड्स बेचा है? कस्टमर्स हो गए, चाहे जो हमारे क्लाइंट हो गए, उन लोगों से हमने क्या किया, उनको गुड्स बेचा या उनसे इनकम रिसीव किया। जब भी इनकम रिसीव करेंगे तो ये हमारा आउटपुट है जिस पे हम डील कर रहे हैं, ये हमारा आउटपुट जीएसटी इसका नाम दिया गया था। आउटपुट जीएसटी का मतलब कि कस्टमर से ये पैसा कलेक्ट करके हमें गवर्नमेंट को देना होता है, ये हमारी लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि बैलेंस शीट जब बनेगा, बैलेंस शीट में तो हमारा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का नेट करके दिखाया जाएगा। अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा है तो फिर आपका एसेट साइड में, और आउटपुट जीएसटी तो आपका लायबिलिटी साइड में। फिर हमारा जीएसटी आपके 3 तरीके का आपने देखा था, सीजीएसटी, एफजीएसटी, आईजीएसटी। तो वो हम सेटअप कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको जीएसटी के 3rd लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। आज थोड़ा बहुत हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, और एडजस्टमेंट में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है वो भी समझेंगे। आओ ना, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। कहता है कि फॉलोइंग ट्रायल्स इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम अ ट्रेडर्स बुक। एक ट्रेडर के बुक से हमने ये ट्रायल्स बनाया है, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजेज, सेल्स, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी, डेटर्स, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, बैड डेट्स आपका है, फ्रेट ऑन परचेज है, कैपिटल कमीशन, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एफजीएसटी। मेरे बच्चे, इनपुट का मतलब क्या, जिसको हम लोगों ने अभी जीएसटी जो हम पे कर चुके हैं, जिसको हमें आउटपुट से सेटअप कराना होगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा एडवांस पेमेंट है, मतलब एसेट्स के रूप में। और ऐसे भी आप देखो, इनपुट जीएसटी जो दिखेगा वो हमेशा ट्रायल्स के डेबिट में दिखेगा, मतलब वो हमारा एसेट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। एक तरीके से एडवांस टैक्स हमने बताया था आपको। नीचे में कहता है आपका यहाँ पे प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ऑल्सो पास एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट। ये जो आपका एडजस्टमेंट है, इसकी एंट्री भी पास करनी कर लेंगे। पॉइंट 1 में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 90,000 है, सैलरी कहता है कि आउटस्टैंडिंग है 3200, वेजेज कहता है कि आउटस्टैंडिंग 2000। सैलरी वेजेज आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। तो बच्चे, वेजेज सैलरी पे कहता है कि जीएसटी नहीं लगाया जाएगा और ना कभी लगता है। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनपे हमें कोई जीएसटी नहीं पे करना होता मेरे बच्चे, ये हमारा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 900, यानी कि वो जो इंश्योरेंस आपका दिख रहा है ट्रायल्स में, कितना दिख रहा है देखो जरा, इंश्योरेंस कितना दिख रहा है, वो टैक्सेज एंड इंश्योरेंस आपका 22,000 का जो अमाउंट है, उसमें से कहता है कि अभी आपका
900 आपका प्रीपेड है, मतलब एडवांस में पे किया गया है। एक्रूड कमीशन कहता है कि 1200 रुपए आपका है। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एक्रूड कमीशन, मतलब इंश्योरेंस और जो कमीशन है आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। चार्ज डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%। बोलता बताओ क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी। आओ जरा मैं इसको मिटा दूं, ये चीज आपने समझ लिया होगा, और नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके इसका आप वो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया जाएगा तो इसका यूज निकल के आएगा मेरे बच्चे। थर्ड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। लिखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आप यहां बना रहे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 आपका ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो गया। ये लीजिए, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लें। बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनना है आपका। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ज्यादा आइटम्स है। सर ये जगह कितना छोड़ना हमें कैसे पता चलेगा? आप चिंता ना करो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर में वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका हो गया। और इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे अपना बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना के रेडी कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया। और लास्ट में हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लिख रहे हैं एज एट 31 मार्च 2019 को, आपके साल के एंड का ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पे रेडी किया आपका। उसके बाद अब हमने फॉर्मेट भी पूरा कर लेता हूं। यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे कैपिटल है वो और जो लायबिलिटीज है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अमाउंट ये हमारा एसेट साइड हो गया, और एसेट साइड में फिर आपका यहाँ पे अमाउंट। ठीक है ना? तो मैं शुरू करता हूं। हमने फॉर्मेट बना लिया मेरे बच्चे। अब पहले हम टिक मार्क कर लेंगे कौन सा एडजस्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आप यहीं पे टिक मार्क करें। पॉइंट नंबर 1, सैलरी आउटस्टैंडिंग है और वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी के आगे टिक मार्क कीजिए, और वेजेज के आगे पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप। सैलरी के आगे पॉइंट नंबर 2, वेजेज के आगे पॉइंट नंबर 2। फिर कहता है आपका सैलरी वेजेज आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ टैक्स जीएसटी। जीएसटी इस पे चार्ज नहीं होता मेरे बच्चे, हम पहले से जानते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कहता है कि 900, और एक्रूड कमीशन कहता है कि 1200 आपका है। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एक्रूड कमीशन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी है 6% ईच, मतलब दोनों। और आपका यानी कि आप इंश्योरेंस जो है वहां पॉइंट नंबर 3, और कमीशन के आगे भी पॉइंट नंबर 3। ध्यान दीजिए, कमीशन जो है बच्चे क्रेडिट में दिख रहा है, मतलब ये आपका इनकम है, ये कमीशन आपका इनकम है। अच्छा, और फिर कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10%। आओ ना शुरू करते हैं। पहले कैश एट बैंक, तो आप यहां लिखेंगे बैंक लिख दो या कैश एट बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मिनट फॉर्मेट में हम काम कर ले। पहले मैं फिक्स्ड एसेट्स को पहले दिखा दूं। यहाँ पे पहले मैं फिक्स्ड एसेट्स को दिखा देता हूं, है ना? फिक्स्ड एसेट्स। अब जरा जल्दी से बता दो क्वेश्चन को पढ़ के फिक्स्ड कितने क्वेश्चन में। तो फिक्स्ड में एक मशीन दिख रहा है और बस मशीन दिख रहा है, मतलब 1-2 नाम का जगह छोड़ना काफी रहेगा। और इसके बाद मेरे बच्चे फिर आपका यहाँ पे आ गया करंट एसेट्स। बाकी जितने भी जगह है वो हमारे करंट एसेट्स के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड पहले लिया आपने, तो कैपिटल जो होगा वो पहले यहाँ पे यूज किया जाएगा। कैपिटल के नीचे में 4-5 लाइन जगह छोड़ दो। फिर आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज चेक करो, क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है क्या? कोई फिक्स लायबिलिटी आपका? तो हमें तो नहीं दिख रहा यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपका। कोई बात नहीं, ये लिखकर आप यहाँ पे नील कर दो, और फिर यहाँ लिखिए करंट लायबिलिटीज। जो भी हमारे करंट लायबिलिटीज होंगे वो हम यहाँ पे इसके अंदर में रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। ठीक है ना? और मैं अब शुरू करता हूँ क्वेश्चन पढ़ना। कैश इन हैंड, यहां लिखो आप कैश इन हैंड। जरा बताओ कैश इन हैंड कितना बता रहा आपको यहाँ पे? 80,000। ठीक है, सॉरी, कैश इन हैंड कितना आपका है जी? 8,000। तो आपने 8,000 का अमाउंट यहां लिखा। फिर कहता है कैश एट बैंक, यानी कि बैंक में कितने पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं।
कैश एट बैंक, यानी कि बैंक में पैसा कितना है जी, 12,000 का अमाउंट आपका, दिस इज 12,000, लिखो ना यहाँ पे 12,000। इसके बाद कहता है, इसके बाद वेजेज 20,000, ध्यान रखना वेजेज पे एडजस्टमेंट है, तो वेजेज तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऊपर का जगह छोड़ते हुए यहाँ लिख देते हैं हम लोग वेजेज। जरा बताओ वेजेज आपने पे कितना किया हुआ है। वेजेज आपका जो पेड है, आप देखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर में मेरे बच्चे, वो 20,000 का अमाउंट आपका है। तो वेजेज जो हम लोगों ने पे किया है वो कहता है कि 20,000 का अमाउंट आपका है। नीचे कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग है, पॉइंट नंबर 2 में आउटस्टैंडिंग जो वेजेज है वो 2,000, तो 20 पे किया, 2,000 पे करना है, टोटल का अमाउंट कितना आपका हो गया 22,000। तो वेजेज तो 22 आ गया, जो पे कर चुका हूं वो तो कैश बैंक में से माइनस हो चुका होगा, जो पे करना है वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज आपका, आउटस्टैंडिंग वेजेज आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए, एंड हाउ मच 2,000 का अमाउंट, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, हम लोग समझ रहे बातों को। वेजेज हो गया। फिर मेरे बच्चे सेल्स कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, सेल्स आप यहाँ लिखेंगे। और जरा चेक कर लो कहीं पे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ट तो नहीं है कहीं पे, नहीं सर कहीं पे नहीं है, अरे है, दिया तो है, वो सेल्स रिटर्न भी तो दिया है परचेज के ठीक नीचे में। तो सेल्स आपको 5 लाख है और सेल्स रिटर्न कहता है कि 6,000 का अमाउंट। तो 5 लाख हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें से जो रिटर्न हुआ है सेल्स रिटर्न, वो कितना बता रहा है जी, सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट आपका है वो कितना बता रहा है 6,000। तो इसमें से 6,000 का अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 4,94,000 का अमाउंट आपका हो गया, दिस इज बाय सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चेक करेंगे सेल्स के बाद देयर इज मशीनरी मेरे बच्चे 2,12,000 का, तो 2,12,000 का मशीन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। 2,12,000 का मशीन यहाँ लिखिए। मशीन जरा जल्दी से देख के बताओ कि मशीन पे कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, मशीन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या। सर हाँ, डेप्रिसिएशन कहता है कि 10% चार्ज करना है। तो बच्चे 2,12,000 का जो मशीन है, 2,12,000 का, इसमें कहता है कि डेप्रिसिएशन आपका 10% है, यानी कि 21,200 का अमाउंट आपका। जरा बताओ ये 21,200 माइनस करके कितना आ गया, तो 2,12,000 माइनस 21,200 का अमाउंट, ये अमाउंट आ गया 1,90,800। और जो डेप्रिसिएशन है मेरे बच्चे वो यहां चला गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो आपका है ये आपका 21,200 का अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, ये भी काम खत्म हुआ। हम और आगे बढ़ते हैं। मशीन के बाद कहता है बिल्स रिसीवेबल है 40,000, हमारा एसेट्स होता है करंट एसेट्स, तो 40,000 का अमाउंट आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, इस चैप्टर की एक और खास बात बता दूं मेरे बच्चे, यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, पॉइंट वाइज मार्किंग होता है। पॉइंट वाइज मार्किंग का मतलब होता है कि मान लो पूरे क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट गलत हो भी गया, बाकी आपने सही किया, तो आपके जो मास्टर जी होंगे वो पूरे मार्क्स तो नहीं काट सकते, 1-8 नंबर काटेंगे। तो टेंशन नहीं करने का, बस पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलो। मशीन कहता है ये हो गया, बीआर आपका हो गया। ओपनिंग स्टॉक कहता है कि 84,000, लिखो ना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आइटम आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक कहता है 84,000 का अमाउंट आपका है, ये 84,000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक आपका 84,000। नाउ क्रेडिटर्स कहता है कि 40,000 का अमाउंट है, इट्स आर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और अमाउंट कितना जी 40,000, 40,000 रुपए का अमाउंट आपका। मेरे बच्चे परचेजेस कहता है आपका यहाँ पे 330 का अमाउंट है, जरा चेक कर लो कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं सर कहीं पे नहीं है। तो परचेजेस जो आपका है कहाँ गया, परचेजेस आपका 3,30,000 का, लिखो यहाँ पे परचेजेस आपका ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस ये हो गया 3,30,000। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चीजें जहां का है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ पे परचेज के बाद सेल्स रिटर्न हो चुका है, सैलरी 32,000, और इस पे एडजस्टमेंट है मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 2 में कि 3,200 अभी बकाया आपका है।
तो आओ ना, ये जो सैलरी आपको बता रहा है 32,000, आप उसको यहां लेकर आइए टू सैलरी। ये सैलरी जो आपने पे किया है, ये कहता है कि 32,000 का अमाउंट आपका है, और इसमें जो आउटस्टैंडिंग है नीचे में कहता है वो 3200 का अमाउंट, यानी कि टोटल आपका 35,200 का अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे 35,200, और जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ चला गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अमाउंट है मेरे बच्चे, वो आपका 3200 रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया। समझ लो मेरी बात ना, मेरी बातें समझ लो ना मैं क्या बता रहा हूँ। सर हाँ आगे बढ़ो। डेटर्स कहता है कि 86,000 का अमाउंट है। पता नहीं प्रोविजन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग इतने सारे प्रोविजन की बातें सीख लिए, पता नहीं क्यों। आएगा भी, चिंता ना करना। डेटर्स आपका 86 हो गया। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो आप लिखो यहाँ पे टू टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, जरा बताओ टैक्सेज एंड इंश्योरेंस कितना बता रहा आपको यहाँ पे? सर ये 22,000 का अमाउंट है। तो मेरे बच्चे 22,000 पहले मैं यहाँ पे अंदर में रिकॉर्ड कर दूं, और फिर मुझे नीचे में कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि सर प्रीपेड इंश्योरेंस है 900 का अमाउंट, 900 रुपए प्रीपेड है। आप जानते हैं कि मैं प्रीपेड को यहां से माइनस कर दूंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपका है, प्रीपेड इंश्योरेंस, आप इसमें से 900 को माइनस कर दीजिए, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। सर कुछ जीएसटी के बारे में बता रहा है, मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले आप यहां लिखो कितना अमाउंट है जी, 900 का अमाउंट, और जरा बता दो ये बाहर कितना जाएगा। ये आपका 21,100 का अमाउंट आपका हो गया। सर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रीपेड वाला जो है उसमें कुछ जीएसटी है, सर उसका क्या करोगे? तो मेरे बच्चे अब मैं आपको समझाता हूं, और समझाने के बाद फिर मैं आपको क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप यहाँ पे नोट लिखो मेरे साथ। नोट नंबर 1, नोट का मतलब जो आपके लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं। पता है, मैं आपको दिखा रहा हूं जर्नल एंट्री। ध्यान से मेरी बात समझेंगे आप, ये मानते हुए कि आपने जीएसटी का थोड़ा बहुत रिवीजन किया हुआ है। जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। किसके बारे में कर रहा सर? हाँ, इंश्योरेंस के बारे में। मेरे बच्चे जब हमने इंश्योरेंस पे किया था, मान लो ये 22,000 जो है ना, उसमें टैक्सेज नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस है। मान लो, मैं कहता हूं मान लो कि ये टैक्सेज नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस है। तो मेरे बच्चे जब हमने इंश्योरेंस पे किया था ना, तो पता उसमें एंट्री हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एंट्री करते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड। जब हमने पे किया था तब, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस, आपका हमने एक तो इंश्योरेंस पे किया होगा, और एक हमने पे किया होगा इनपुट। आपका कौन सा जीएसटी बता रहा है? सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, और हमने पे किया होगा इनपुट एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। हमने ये दोनों पे किया होगा। मेरे बच्चे जिस किसी को भी हमने इंश्योरेंस पे किया होगा, मान लो अमाउंट कितना है 22,000, मैं कह रहा हूं ये मान लो कुछ भी अमाउंट जो भी पे किया गया होगा, तो मेरे बच्चे एक तो हमने ये पे किया होगा, और इस पे 6%, ये जरा बताओ 6% कितना हो जाएगा? तो 22,000 का 6% अगर मैं निकालता हूं 1320 एंड 1320, और फिर हमने कहा होगा टू बैंक अकाउंट। यानी कि हमने जिसको भी इंश्योरेंस पे किया होगा, मेरे बच्चे सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, ये हमने जीएसटी भी पे किया होगा, तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया जी? आपका 1320 इंटू 2, ये और प्लस आपका 22,000 का अमाउंट, यानी कि हमने 24,640 का अमाउंट हमने ये पेमेंट किया होगा। ये तब जब हमने पे किया मेरे बच्चे। अब कहता है कि एंड ऑफ ईयर, जब साल का एंड आ गया, साल के एंड में हमें लगता है कि इसमें से 900 आपका अगले साल के लिए, मतलब हमने इसमें से 900 रुपए ज्यादा पे कर दिया है। तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, अगर आप 900 रुपए आपने अगले वर्ष का पे किया है, तो हम लोग क्या करेंगे जी? इंश्योरेंस को कम कर देंगे। इंश्योरेंस जो आपका है वो हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से? 900, यानी कि एक्सपेंस को कम कर देंगे, और एसेट्स यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। प्रीपेड
इंश्योरेंस को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ये एंट्री पास की जाएगी। अब ध्यान देना, जो गवर्नमेंट को हमने जीएसटी पे कर दिया है, जिस अमाउंट को हमने जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पे कर दिया है, मेरे बच्चे इस पेमेंट का आपने करंट ईयर का पे किया कि अगले साल का पे किया, कब बेनिफिट लिया कब बेनिफिट नहीं लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप समझो ना, गवर्नमेंट कहते भैया इंश्योरेंस के नाम पे जिस दिन आपका बिल कटा, जिस दिन आपने पेमेंट किया, उसी दिन आपको क्या करना होगा, हमें जीएसटी पे कर देना होगा। हमने पे कर दिया है। अब इसमें से आप 900 रुपए का बेनिफिट अगले वर्ष लोगे या कब लोगे, इससे मेरे बच्चे गवर्नमेंट नहीं कहते कि ठीक है जी हम इसमें से कुछ जीएसटी आपको वापस कर देंगे, हमको अगले साल पे करना। ऐसा नहीं होता। वो तो कहते कि बिल कट गया तो आपको पे करना होगा, और हमने पे कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने इंश्योरेंस पे किया था तो टोटल जीएसटी में ऑलरेडी पे कर चुका हूं और उसकी एंट्री प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। उसमें से कुछ अमाउंट अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो मेरे बच्चे इससे एडजस्टमेंट एंट्री पे या हमारे फाइनल अकाउंट पे कोई भी अलग से इंपैक्ट नहीं होगा। आप देख रहे हो, जो पेमेंट हुआ है वो तो होना ही था क्योंकि बिल रेज हो चुका है। बिल होता क्या कि गवर्नमेंट कहते भैया बिल बना लिया, आपको जीएसटी पे करना होगा। आप चाहे वो 10 साल बाद का आपने बिल बनाया हो, चाहे आज का, हमें फर्क नहीं है। इस बार का बिल है, इस बार बिल रेज किया, आप पे कर दो। तो हमने पे कर दिया मेरे बच्चे। आपको एग्जाम में क्या करना होगा ये सब नहीं बताना। एग्जाम में क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद लिखना है। लिखिए मेरे साथ, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 सिंस लिख लीजिए आप यहाँ पे, सिंस, या फिर अभी आप एक काम करो, इन दो एंट्री के बाद यहाँ लिख दो। एग्जाम में ये एंट्री नहीं दिखाना, आप नोट के रूप में से भी दिखा देना। सिंस जीएसटी हैज ऑलरेडी बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर, आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर, फुल स्टॉप। नो इम्पैक्ट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन जीएसटी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब बस हमने क्या करना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस आपका, ये आपको एंट्री पास कर देना बस। आपका आई बात समझ में? दोबारा समझ लो, जब हमने इंश्योरेंस पे किया था तो मेरे बच्चे उसी टाइम पे गवर्नमेंट हमसे जीएसटी ले चुकी है। हम ऑलरेडी, ये जो आपका इनपुट जीएसटी आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर जा चुका होगा। तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर हम क्या करेंगे, आपका वो काम ही खत्म हो गया। और ये फिगर जो है, ये एज्यूम क्या वो फिगर है, क्योंकि 22,000 पूरा आपका यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, उसमें टैक्सेज भी है, ये दोनों मिला के अमाउंट था। खैर आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो ऐसे होगा नहीं, बट अगर आ रही होगी तो आपको जीएसटी क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैडेड से। देखो ना, ट्रायल बैलेंस में तो बैडेड्स तो यहां जाएगा, बैडेड्स, और ट्रायल बैलेंस में है, यानी कि वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। कितना बता रहा है बैडेड्स आपका? 22,000। तो बैडेड्स जो आपका है वो 22,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। बैडेड्स जो आपका है वो 22,000 आप रिकॉर्ड कीजिए। फिर कहता है 22 ही है ना, सॉरी 6,000। बैड्स कितना बता रहा आपका? 6,000 का अमाउंट आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और आपका ये बैड्स को दोबारा यहाँ से माइनस मत कर देना क्योंकि ये एंड का बैलेंस आपका है। फिर कहता है मेरे बच्चे फ्रेट ऑन परचेजेस, ये तो यहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्च हो गया। फ्रेट ऑन परचेज कह देगा, फ्रेट इनवर्ट कह देगा, मीनिंग सेम आपका है। और कुछ आगे ना बताए तो भी हम परचेज पे ही मानते हैं। कितना बता रहा अमाउंट ये आपका? दिस इज 4800। और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है आपका कैपिटल है 3,20,000, तो कैपिटल यहाँ पे लिखा हमने 3,20,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 320। कहता है आपका यहाँ पे कमीशन 3,800। मेरे बच्चे कमीशन आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, मतलब हमारा इनकम है, तो कमीशन आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, 3,800 अंदर में लिखना, अंदर में। अब मैं आपको इसको भी समझाऊंगा, मैं इसको मिटा दूं सर? हाँ मेरे बच्चे, कमीशन को आज हम समझते हैं, क्या करेंगे आपका कमीशन को मैं नोट नंबर 2 में आपको समझाता हूं। नोट नंबर 2 में आप यहाँ पे चेक कीजिए मेरे साथ, यहाँ पे नोट नंबर 2 में देखो, एंट्री फॉर कमीशन
रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मेरे बच्चे आप जरा बताओ कमीशन आपने पूरे साल में कितना रिसीव किया है। आप चेक कीजिए 3800 का अमाउंट। आप देखो ना ट्रायल बैलेंस में 3800। तो जब कमीशन हमने रिसीव किया होगा तो पता हमने एंट्री क्या किया होगा, हमारे पास कैश या बैंक बढ़ गया होगा, पैसा हमारे पास आया होगा, ठीक है ना। एंड टू हमने कहा होगा कमीशन। और हाँ, जिससे हमने कमीशन रिसीव किया है उससे हमने आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और हमने आउटपुट आपका एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा। तो बच्चे जिससे हमने कमीशन रिसीव किया है, उससे हमने कमीशन भी रिसीव किया होगा और जीएसटी भी। ये जीएसटी हमने रिसीव किया होगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो जरा बताओ हमने कमीशन कितना रिसीव किया क्वेश्चन में 3800। ये 3800 का अमाउंट है। आप बताओ आउटपुट सीजीएसटी कितना रिसीव किया होगा, 6% कह रहा है। तो 3800 का आपका 6% ये 228 आ गया, 228 और ये भी आ गया 228। तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया आपका। ये टोटल अमाउंट आपका हो गया 3800 प्लस ये मेरे बच्चे 4256। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हमने कमीशन इतना रिसीव किया था तो हम लोगों ने आउटपुट जीएसटी भी रिसीव किया था। और ये जीएसटी जो आपने रिसीव किया था, ये जीएसटी जरा चेक करो कहीं ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको, देखो जरा कहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है। जब हमने साल के बीच में कमीशन रिसीव किया तो सर ये भी तो दिखना चाहिए था। मेरे बच्चे ना दिखने का मतलब है कि जो ट्रायल बैलेंस इन्होंने बनाया है उसमें जितना भी पूरे साल में इनपुट जीएसटी आया होगा, आउटपुट जीएसटी आया होगा, उन दोनों को नेट करके आपको दिखाया है। सर नेट करके क्यों दिखाया तो इसके लिए आप जीएसटी पढ़िए, जो मैंने लेक्चर्स आपको 3 दिए हैं, जिसमें मैंने बताया कि सेटअप होता है इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, नेट करके हम उसको दिखाते हैं कितना हमें लेना है या कितना देना आपका है। तो मेरे बच्चे मैं कहना चाहता हूं कि ये एंट्री जो है ना, ये एंट्री आपने ऑलरेडी पास कर चुके हैं, पास ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जब हमने ये रिसीव किया था तो उसकी हम ये एंट्री पास कर चुके हैं। ये एंट्री पास हो चुका है, हम इस एंट्री को दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि बैंक जो आपका है, बैंक में इतना पैसा ऐड हो चुका होगा, कमीशन 38 रुपीज हम यहां दिखा चुके हैं, और जो जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी से ऑलरेडी माइनस होकर नेट अमाउंट आपको दिखा रहा है, तो वो हो चुका है। अब हमें एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में मेरे बच्चे कहता है कि एक्रूड है कमीशन। साल के एंड में कहता है कि कमीशन एक्रूड है, मतलब कमीशन अभी और रिसीव करना है। तो ठीक है, जो साल के एंड में रिसीव करना है टू कमीशन, वो भी तो हमारा इनकम है। हम इसको क्या करेंगे, टू कमीशन अकाउंट। कितना एक्रूड है जी आपका कमीशन यहाँ पे सर 1200। तो 1200 रुपए मेरे बच्चे एक तो हम कमीशन रिसीव करेंगे। लेकिन जरा मुझे बताओ ना, जिस आदमी से मुझे कमीशन रिसीव करना है, क्या सिर्फ कमीशन का पैसा मुझे मिलेगा या मुझे जीएसटी का पैसा भी मिलेगा? सर जीएसटी का पैसा भी आपको लेना होगा, क्योंकि वो पैसा कलेक्ट करके आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को दिया जाए। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं जिस आदमी से कमीशन लूंगा, एक तो ये लूंगा और क्या लूंगा जी, आपका आउटपुट सीजीएसटी, और क्या लूंगा, आउटपुट एसजीएसटी, ये मैं कलेक्ट करूंगा। और कितना मेरे बच्चे, तो 6% इसका कितना हो गया 72 रुपीज, और ये भी कितना 72। तो ये सारा पैसा मुझे रिसीव करना है। जिस आदमी से रिसीव करना है उसका नाम लिखने के बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड कमीशन अकाउंट। जरा बताओ कितना हो जाएगा, जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा। तो 72 इंटू 2 ये हो गया 144 और प्लस 1200 रुपीज का अमाउंट, तो ये आ गया 1344 आपका। तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू आउटपुट, ये आपकी एंट्री निकल के आई। बच्चे ये ऑलरेडी पास्ड हो चुका है, ये जो एंट्री है आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये एंट्री जो है ना टू बी पास्ड, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, टू बी पास्ड, अभी ये एंट्री पास करना है ना। ये हमारा क्या बन गया, एडजस्टमेंट एंट्री हमें करना पड़ेगा साल के एंड में। तो जरा सोचो, अगर मैं ये एंट्री करता हूं तो इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा। पहला इंपैक्ट, कमीशन जो है उसको आप इसमें ऐड कीजिए, यानी कि जो आपका एक्रूड कमीशन है
वो भी हमारा करंट ईयर का इनकम है, हमने 1200 ऐड कर दिया, तो टोटल कमीशन कितना हो गया 5000 बिना किसी डाउट के। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं जगह बनाने के लिए, इसके बाद क्या होगा कि आपके बैलेंस शीट में यहां पे एक नाम आएगा एक्रूड कमीशन का। एक्रूड कमीशन, बताओ जरा, जिस आदमी से आपने कमीशन लेना है उससे टोटल पैसा कितना लेना है 1344, इतना पैसा लेना है 1344। तो मेरे बच्चे ये 1344 लेना है, क्योंकि आप ध्यान रखना हमें उसे अपना इनकम भी लेना है और जीएसटी का अमाउंट भी लेना है, तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड कर दिया। और हाँ, ये जो आउटपुट जीएसटी है हम इसको बैलेंस शीट में सेटअप करके दिखाएंगे इनपुट जीएसटी के साथ। समझो मेरी बात, जैसे देखो ना, इनपुट सीजीएसटी आपका कितना 500, याद रखना वो एसेट्स है, बच्चे वो यहीं पे आएगा। इनपुट सीजीएसटी कितना ट्रायल बैलेंस में आपका 500, उसको यहां लिखा। इसमें से जो आउटपुट सीजीएसटी है कितना बता रहा है 72, हम माइनस करेंगे एंड 428 का अमाउंट यहां दिखाएंगे। समझ मेरी बात, दोनों का नेट करके। और उसके बाद मेरे बच्चे उसी तरीके से एक नाम और है यहां पे, इनपुट एसजीएसटी 500, उसमें से भी हम क्या करेंगे जी, उसमें से हम माइनस करेंगे आउटपुट आपका एसजीएसटी कितना 72, बाहर कितना चला गया 428 का अमाउंट। तो आपको खास ध्यान देना है मेरे बच्चे, जो आपका साल के बीच में जो आपका ट्रांजेक्शन था उसकी एंट्री पास हो गई है, और अगर एंट्री पास हो चुकी है तो सब जगह अपने जगह प्लस माइनस हो चुके हैं। लेकिन जो साल के एंड में अभी जो एंट्री कर रहे हो, अगर हमें कमीशन लेना है तो जीएसटी भी अभी लेना है उससे, अभी लिया नहीं है कि ट्रायल बैलेंस से मिला हुआ, अभी तो एंट्री अब पास कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्रूड कमीशन टोटल इतना दिखाया जाएगा, और हमने क्या करना है जी, जो जीएसटी का अमाउंट है वो इनपुट से सेटअप करके दिखाया जाएगा। अगर इनपुट जीएसटी मान लो 500 है और आउटपुट जीएसटी मान लो 700 होता, मान लो, तो फिर वो इधर नाम आ जाता है ना बच्चे। आप जानते हो इस बात को, भी आगे क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल हमने यहाँ पे काम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अभी एंट्री हमें एंड में पास करनी है कमीशन की, इनकम की, तो इनकम जब लूंगा तो हमें जीएसटी भी लेना होगा और अकॉर्डिंगली एंट्री को सही करना होगा। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर सर हाँ, आगे बढ़ो आप। हो गया अब क्या, कुछ बचा ही नहीं मेरे बच्चे। हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3 में टैक्स इंश्योरेंस तो हो गया था, बैड्स भी हो गया था, फ्रेट ऑन परचेज भी, कैपिटल भी, कमीशन भी हो गया, इनपुट और आपका जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी हो गया। नीचे आइए पॉइंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक आपका 90,000, तो लिखो ना यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 90,000 का अमाउंट। फिर एग्जाम में हमें क्या करना होगा, ये एंट्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री भी पूछा है। जब एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो इसमें आप ये एंट्री दिखाएंगे, और पिछले वाले में प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट वो एंट्री आप दिखाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री है ना। तो आपका 90,000, और वो मेरे बच्चे यहाँ पे स्टॉक जो है आपका वो 90,000 का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। और भी कुछ बचा क्या यहाँ पे? नहीं सर। कुछ भी देख लो? नहीं सर। नीचे कोई पॉइंट? नहीं सर। तो फिर खत्म करो? हाँ जी सर। तो आओ ना अब इसको क्लोज करते हैं, एंड क्लोज करके यहाँ पे देखे जरा हमारा जीपी क्या निकल के आया, ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ जरा क्या निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका 494 प्लस 90,000, ये अमाउंट आ गया 5,84,584। यहां भी आओ ना, 5,84,000 में आप जरा माइनस करो इनको, क्या निकल के आ रहा है 84,000 एक, फिर आपका 3,30,000 एक, फिर आपका 22,000 एक, और 4,800 आपका एक। तो अमाउंट आ गया 1,43,200 का अमाउंट आपका। इस जीपी को आप यहां लिखिए 1,43,200 का अमाउंट। तो जरा बताओ आप यहाँ पे एनपी क्या निकल के आ रहा है, ये जीपी सीडी और जीपी यहाँ पे बीडी। आप बताइए यहाँ पे एनपी हमारा कितना आ गया, जो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बताओ कितना। तो 143,200 प्लस 5,000 का अमाउंट,
इसमें से आपने 21,200 को माइनस किया, 35,200 को माइनस किया, 21,100 को माइनस किया और 6,000 का अमाउंट हमने माइनस किया। तो बच्चे 64,700 का अमाउंट निकल के आ गया नेट प्रॉफिट का। अब यही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में ऐड करेंगे 64,700। आओ देखते हैं कि बाहर कितना, क्या कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर पे। 3,84,700 का अमाउंट निकल के आया। बैलेंस शीट आपका टैली करना चाहिए, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। तो 3,84,700 ये आ गया 42,000 ऊपर का 2 और फिर आपका 3,200 और बच्चे अमाउंट आ गया 4,29,900 का अमाउंट आपका। इस साइड चेक करते हैं, माइनस कीजिए 1,90,800, फिर आप माइनस कीजिए ये 60,000 हो गया, 60,000 ये 86,900, 86,900, 1,344, 4,288, 4,288, ओहो 88 था, कर दिया ना, और यहाँ पंगा कर दिया। फिर से कैलकुलेशन करूंगा, फिर से करूंगा। 1,90,800 प्लस 60,000 प्लस 86,000 प्लस 900 प्लस 1,344 प्लस 428 प्लस 428 प्लस आपका 90,000 का अमाउंट, और इस तरीके से ये 429,900 मेरे बच्चे, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया हुआ है। तो आप देखो ना, जीएसटी के आने से कोई खास इंपैक्ट थोड़े पड़ने वाला है, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज थोड़े होने वाला है। जीएसटी के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमें बस ये ध्यान देना होगा एडजस्टमेंट एंट्री अगर आज हो रहा है, हमें कुछ मान लो आज पे करना है, आज हमें कुछ रिसीव करना है, तब तो जीएसटी की बात उठेगी। लेकिन जो पहले से पे कर चुका हूं या पहले से रिसीव कर चुका हूं, उसमें तो जीएसटी की एंट्री पहले हो ही चुकी होंगी, हम दोबारा क्यों करेंगे सर? कुछ और? हाँ बच्चे, कुछ और क्यों नहीं। आप एक काम करो, 4th क्वेश्चन पे आओ। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ये करना आपने घर में है, और मैंने जानबूझ के इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप इसको टैली कर जाएंगे, आप इसको टैली कर जाएंगे। मुझे इसमें कुछ अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं, बस वो समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन को आपने फिल करना है। तो आओ जरा 4th क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊं। सर आप नहीं कराओगे? नहीं बच्चे, बस इसके अच्छे वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं बस उसका मैं बता दूं, और पता नहीं क्यों बता रहा हूं, ये सारे एडजस्टमेंट करा चुका हूं। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सबका मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।
सॉल्यूशन लिखो क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से, बहुत जल्दी आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, जल्दी से, उतना ही जगह जितना पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यूज किया था उतना बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर आप सॉल्व कर रहे हो? नहीं बच्चे, मैंने कहा ना, मैं इसको बस वही बातें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप परेशान होंगे, क्योंकि अभी अभी आपने प्रैक्टिस शुरू किया है। अदरवाइज बाकी आपको खुद घर में फील करना है। और बैलेंस शीट, और आप मुझे फोन करके आप इसका मुझसे ये भी नहीं बोलना कि सर हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं किया, क्योंकि बैलेंस शीट टैली ना करने का रीजन अब सिर्फ एक ही होगा, कैलकुलेशन, बिकॉज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर नोन बाय यू। आप सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं। पढ़ो ना 4th क्वेश्चन क्या बता रहा है, पढ़ो जरा 4th क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता 4th में ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। सेल्स, कमीशन, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर्स और आपका कैपिटल है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। इधर कहता है ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, डेटर्स है, वेजेज है, सैलरी, बैडेट्स, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, रिटर्न इनवर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश एंड बैंक। दोबारा पढ़ते हैं, मैं बताते चलूं कौन सा आइटम कहां जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में, डेटर्स आपके बैलेंस शीट में, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैडेट्स आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इलेक्ट्रिसिटी कहेगा तो मानूंगा कि ऑफिस का है, टेलीफोन चार्ज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, पोस्टेज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में है, एक्सपेंस है हमारा प्रॉफिट लॉस में, कैश और बैंक बैलेंस शीट में। सेल्स क्रेडिट साइड देख रहे हैं आप, इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में, कमीशन मेरे बच्चे इनकम है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड को जो 1800 रुपए है आप परचेज से माइनस कर देना। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें समझना है। नीचे आइए, बोलता कि बनाओ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और फिर आपका वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग कहता है कि वेजेज है 600 रुपए, सैलरी 1400 रुपए, ये भी आप जानते हैं। जो आउटस्टैंडिंग वेजेज है वो वेजेज में ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आपका सैलरी में ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएशन चार्ज करना 5% ऑन ऑल एसेट्स, ऑल फिक्स एसेट्स। बस ये बता दूं मैं आपको यहाँ पे। फिक्स एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जरा चेक करना। बैलेंस यहाँ पे फिक्स एसेट्स कौन कौन से हैं, तो एक तो फर्नीचर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऊपर में हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं। इसमें एक कहता है कि फर्नीचर है, फर्नीचर ठीक है। जरा बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर कितना दिख रहा है? 8000। अंदर ही लिखना है, यहाँ पे अंदर ही लिखना। और मेरे बच्चे अभी क्योंकि एक और भी नाम है प्लांट मशीनरी, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। बताओ ट्रायल बैलेंस में प्लांट मशीनरी कितना है? 150। एक छोटा सा पॉइंट है बस, और कुछ खास इसमें नहीं बचे समझने समझाने वाला। देखो ना, कहता है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो हमें ऑल में तो बस यही दो नाम दिखा, एक तो आपका फर्नीचर, दूसरा प्लांट मशीनरी। मेरे बच्चे आप क्या करो, पहले फर्नीचर का काम कर लो। यहां पे आपने कहा डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 800 का अमाउंट, 800 ये कितना चला गया? 7200। और डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे उसको हमने यहां रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और अमाउंट आपका कितना हो गया? 800 का अमाउंट। यहां कोई दिक्कत नहीं था। एक्चुअली मैंने प्लांट मशीनरी पे एक ऐसा पॉइंट ऐड किया है जो पहले मैं आपको समझा चुका हूं। जब मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में समझाया था उसी का हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। देखो ना, प्लांट मशीनरी जरा बताओ ट्रायल बैलेंस देख के एंड में हमारा कितना है? 150 जो हमने लिखा मेरे बच्चे। लेकिन इसके बारे में 5वें पॉइंट में, 5th पॉइंट में कुछ बोल रहा है। वो कहता है एडिशन टू प्लांट मशीनरी 20,000 का वाज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। मेरे बच्चे आप इस बात को जानते हैं, मैं आपको वर्किंग नोट्स में समझा दूं। यहाँ पे आप जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी आप निकाल रहे हैं, एक्चुअली प्लांट मशीनरी जो 150 दिख रहा है इसके दो पार्ट है। कुछ प्लांट मशीनरी जो ओपनिंग से आ रहा है
और कुछ जो आपने साल के बीच में आपने एडिशन किया है, वो डेट कहता है 1 अक्टूबर 2018। यहां पे मेरे बच्चे ओपनिंग जो आपका है वो आपका पिछले साल से आ रहा है, और ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च 2019 को, साल के एंड में। मेरे बच्चों ये 5वें पॉइंट में कहता है कि जो प्लांट मशीनरी में एडिशन हुआ है 20,000, वो 1 अक्टूबर को, यानी कि 150 में 20,000 जो आपका है वो आपका 1 अक्टूबर को, तो बाकी 130 आपका यहां से। सर आपको कैसे पता चला कि 150 में 20 मिला हुआ है? कह रहा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है कि साल के बीच में आपने 1 अक्टूबर को आपने एक एडिशन किया है। अगर साल के बीच में आपने एडिशन किया है और वो ट्रायल बैलेंस में अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या? वो मशीन में मिल गया है, जितना मशीन पहले से था और जो हमने एडिशन किया दोनों मिला के आपका इतना हो गया। बट इसमें चिल्लाना क्या, झगड़ा क्या करना? ये तो बस इसलिए कहता है कि भैया आप इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो सिर्फ 6 महीने का, यानी कि 10% और आपका 6/12 जितने समय आपने यूज किया। ये 130 पे आप क्या करेंगे? 10% और कितने समय का जी? पूरे साल का 12/12, यानी कि इसको लिखो ही ना, 1 साल, यानी कि तो 13,000 ये निकल के आ गया, और ये कितना आ गया? 1,000। ठीक है ना? टोटल कितना हो गया? 14,000। तो आप क्या करोगे? प्लांट मशीनरी में डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करेंगे 14,000 का अमाउंट आपका। ठीक है ना? बाहर चला गया 1,36,000, और ये जो डेप्रिसिएशन आपका है वो आपका यहां चला गया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से इशारा करेगा। आपको बस इशारे को तरीके से समझना है मेरे बच्चे, और कुछ खास नहीं। ये क्वेश्चन तो अब मैं नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे, आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। मत फोन करके मुझसे पूछना कि सर इसका जीपी कितना आएगा, इसका एनपी कितना आएगा, इसका बैलेंस शीट मेरा टैली ठीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि विश्वास रखो जो करोगे बिल्कुल सही करोगे, मुझे पता है। ठीक है, आओ ना, मुझे एक्चुअली आज ना जीएसटी मन कर रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको उठाऊं, यहाँ पे आपको उठाऊं मतलब क्वेश्चन को उठाऊं और 5वां क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सॉरी, या ये 4th था ना, 5th क्वेश्चन आप देखेंगे। 5th क्वेश्चन में भी कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बस मैं करा देता हूं आपको। ठीक है ना? करा देता हूं। पढ़िए 5वां क्वेश्चन क्या बता रहा है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चे, कि ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज कहता है कि उसका बुक से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है एज ऑन 31 मार्च 2018 को, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, ड्राइंग्स है, प्लांट मशीनरी और एडिशन टू प्लांट मशीनरी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडिशन जो होगा वो अलग से दिखा रहा है। इसका मतलब क्या जी? हमने साल के बीच में जब एडिशन किया था तो उसको अभी हमने प्लांट मशीनरी में यहाँ पे इसमें अभी ऐड नहीं किया, उसको अलग से अकाउंट खोल दिया हमने। मतलब जो ओपनिंग है, ओपनिंग से आ रहे हैं वो अलग अकाउंट में, साल के जो बीच में हुआ उसका अलग अकाउंट। तो क्या फर्क पड़ता है? पिछले वाले क्वेश्चन में एडिशन की बात नीचे बता रहा था, इस पर अंदर बता दे रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लांट मशीनरी टोटल एंड में कितना है? 120 + 20 140 का अमाउंट। वेजेज है, सैलरी है, बैडेट्स है, परचेज है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, सेल्स रिटर्न, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश बैंक, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डेबिट साइड में मतलब हमारा एसेट्स, और इस साइड में कैपिटल है, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, कमीशन, सेल्स, बैडेट्स रिकवर्ड, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। इस बार इनपुट आउटपुट दोनों अलग अलग बता रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको सेटअप कर लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में पिछला जो क्लास में कराया था यहाँ पे, उसमें सिर्फ इनपुट था, मतलब आउटपुट इनपुट को नेट करके दिया था। इस पर दोनों अलग अलग है, कर लेंगे मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो ना, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन, एंड बैलेंस शीट कहता है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक कहता है कि 14,000, आउटस्टैंडिंग कहता है कि वेजेज है 1,200 रुपए, सैलरी कहता है कि आउटस्टैंडिंग है 2,800, डेप्रिसिएशन 5% ऑन ऑल फिक्स्ड, बैडेट्स कहता है कि 1,500 रुपए है 1,500, इंश्योरेंस कहता है कि प्रीमियम पेड इन एडवांस 400 है, एक्रूड कमीशन कहता है कि 500, कमीशन आर सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एसजीएसटी। मुझे इस क्वेश्चन को कराने का मन नहीं कर रहा है पर बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट मुझे दिख ही नहीं रहा है कि जो मुझे कराना चाहिए। बस मैं समझा दूं,
आप ये क्वेश्चन कर लेना। मैं बस मुद्दे की बात आपको बता देता हूं। आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में फर्नीचर, बिल्डिंग, ये आपका प्रॉफिट लॉस में, हाँ मैं ये चलो प्लांट मशीनरी बाद में, डेटर्स है, ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। प्लांट मशीनरी पे जब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस बार क्या है जी, ओपनिंग वाला वो अलग से दे रहा है, यानी कि ओपनिंग वाला जो है वो कितना बता रहा है आपको, 120, 1,20,000 रुपए, और एडिशन कितने का बता रहा है आपको, 20,000 का। हमने ये एडिशन कब किया है, कहता है कि 1 यानी कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर 2017 को, 17 और ये आपका 18 को हो रहा है। तो सेम बात, जब आप यहाँ पे प्लांट मशीनरी रिकॉर्ड करोगे मेरे बच्चे, तो दोनों को ऐड करके 120 + 20 140,000 एंड में जो आपका है। अब आपको इस पे निकाल दो पूरे साल का, इस पे निकाल दो 6 महीने का, दोनों को ऐड करके यहां से माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन यहां दिखा दो, काम पूरा हो गया, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। वेजेज आपका है ट्रेडिंग अकाउंट में, एडजस्टमेंट है ऐड कर देना, सैलरी आपका प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट में ऐड कर देना, बैड डेट्स आपका है 2000 का, 2000 बैड डेट्स पहले से है, यानी कि बैड डेट्स आपका यहाँ पे 2000, नीचे कहता है पॉइंट नंबर 4 में फर्दर बैड डेट्स हो गया। आप जानते हैं इस 1500 रुपए को, 1500 को एक तो डेटर्स यहां माइनस किया जाएगा और बैड डेट्स में ऐड करके बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका परचेजेस चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 3000, इस बार इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा हुआ कोई भी एडजस्टमेंट नीचे में नहीं है, सॉरी है 5वें में आपका कहता है कि एडवांस फोन है, उसमें कोई इस बार आपका वो जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, और करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, क्योंकि जीएसटी हम पहले ही पे कर चुके हैं, सिर्फ इसमें प्रीपेड ट्रांसफर करना है, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, कर लेंगे आप। मैं काम करता हूं यहाँ पे आपको ये जो जीएसटी है ना, उसका ट्रीटमेंट समझा देता हूं कैसे होगा। ये देखो आप यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूं, आपको सिर्फ मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट नंबर 6 है उसके बारे में समझा देता हूं। आप ध्यान देना, पॉइंट नंबर 6 को लेकर मैं समझा रहा हूं, करना आपने खुद है। पॉइंट नंबर 6 को लेकर वो कहता है पॉइंट नंबर 6 में कि एक्रूड कमीशन 500 है, यानी कि 2 कमीशन, इनकम है हमारा 2 कमीशन, एक तो इनकम का पैसा लेंगे और लेंगे आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। कितना कमीशन है जी आपका, 500, तो मेरे बच्चे 500 रुपए तो ये हो गया। अब इस पे जीएसटी कितना लेंगे, 6%, तो 30 और 30, यानी कि जो टोटल एक्रूड कमीशन हो गया, एक्रूड कमीशन वो कितना हो गया आपका 560 का अमाउंट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लिख लेना, मैं यहां पे समझा रहा हूं अभी मत लिखना, एक्रूड कमीशन यहां पे कितना हो जाएगा 560। कमीशन जो आपका यहां पे दिया हुआ है, कमीशन कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, चेक करो क्रेडिट में 6000, उस 6000 में हम लोग और कितना ऐड करेंगे 500, यानी कि कितना हो गया 6500। और मेरे बच्चे जीएसटी अब ध्यान देना, इनपुट जीएसटी, ये देखो इनपुट जीएसटी यानी कि जो हमारा एसेट्स है, इनपुट सीजीएसटी कितना बता रहा है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 7500, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या जी, आउटपुट सीजीएसटी, कितना माइनस करेंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना, कितना, एक तो जो आपके ट्रायल बैलेंस में है 5000, एक तो वो, और 30 रुपीज आपका ये, यानी कि 5030 माइनस करके अमाउंट बाहर जाएगा। उसी तरीके से आपका जो इनपुट आपका यहाँ पे एसजीएसटी है 75 ट्रायल बैलेंस में, उसमें आउटपुट एसजीएसटी आप माइनस करेंगे कितना, ट्रायल बैलेंस में जो 5000 है वो, और प्लस 30 रुपीज ये आपका, यानी कि 5030, और फिर बाहर जाएगा। इसके सिवाय तो मुझे कोई पॉइंट ऐसा दिख नहीं रहा मेरे बच्चे जो आप नहीं कर पाएंगे। एक एक पॉइंट का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ, एक एक पॉइंट का, एक एक पॉइंट आप कर चुके हैं, इसमें समझाने की कुछ है नहीं, आप कर जाएंगे मुझे विश्वास है। 7 क्वेश्चन जरा चेक कर लो आप, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। पहले आप एक काम करो, 6 क्वेश्चन देख लो, ये समझ में आया मैंने क्या बताया। अरे वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट मैंने इतने सारे केसेज करा के आपको पका दिया है मैंने, आप इसको फिल कर लेना बस। 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन,
आप इसको फिल कर लेंगे, मुझे विश्वास है आपका आंसर सही आएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन मैं जानता हूं अगर सिर्फ कैलकुलेशन सही करोगे और माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगाओगे तो ये सब तो अब आपके लिए बच्चे का खेल है, बच्चे का खेल। आप जरा 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। 6 क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट ऑफ डेटर्स इन ए ट्रायल बैलेंस आपका 7 लाख है। एक मिनट, मिस्टेक है, मैं सुधार लूं, आपके पास सही जाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस आपका 7 लाख है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ 5000 एज बैड डेट्स, मेक अ प्रोविजन फॉर 10% डेटर्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ये एंट्रीज पूछ रहा है मेरे बच्चे, ये सब तो आपके लिए बकवास सी बातें रह गई हैं। डेटर्स कहता है कि ट्रायल बैलेंस में 7 लाख है और कहता है कि आपको राइट ऑफ करना है 5000 बैड डेट्स। मतलब पहली एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, राइट ऑफ करना है, मतलब बैड डेट्स अभी दिखाना है 5000 एंड 2 डेटर्स। ध्यान रखना ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेटर्स बता रहा है, बैड डेट्स नहीं है, तो मतलब ये फर्दर बैड डेट्स हुआ एक तरीके से, हमने उसकी एंट्री पास कर दी। तो 7 लाख का डेटर्स था, 5000 से कम हो गया, 695 रह गया। वो कहता है कि प्रोविजन बनाओ 10% ऑन डेटर्स आपका। तो प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होगा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, माफ कीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट कितना हो जाएगा, तो आप देखो 7 लाख बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में था, 5000 और डूब गया और इसका 10%, यानी कि 69,500 रुपीज का अमाउंट हमने यहाँ पे बनाया आपका। तो पहला बैड डेट्स टू डेटर्स, दूसरा हमने ये काम किया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर। अच्छा, अब कहता है कि एंट्रीज करो, कर तो दिया, एक एंट्री और कर देना, क्योंकि अभी प्रोविजन अकाउंट पहले से मेंटेन नहीं है, तो बैड डेट्स सीधे कहां चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस टू बैड डेट्स, है ना, कितना जी 5000। और ये अकाउंट्स में तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं सभी चीज बना बना के, दोबारा क्या बताना। सर 7 क्वेश्चन करा दो, ये तो भूल के भी नहीं कराऊंगा, मरते दम तक नहीं कराऊंगा, ये आप जानते हैं। कितने सारे क्वेश्चन हमने कराया था। डेटर्स कहता है ट्रायल बैलेंस में 410 है, प्रोविजन कहता है कि पहले से 20,000 का अमाउंट है, बैड डेट्स कहता है कि आपका 6,000 रुपए का अमाउंट है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, एडिशनल बैड डेट्स कहता है कि 10,000 हो गया, प्रोविजन हमें 10% बनाना है, पास एंट्रीज शो रेलिवेंट अकाउंट इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बोरियत तो होगा, लेकिन मैं करा देता हूं, क्या करूं, मजबूर हूं। अगर नहीं कराया तो आप कहोगे कि सर आप तो बहुत पहले ये कराए थे, हम भूल गए, तो चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं अकाउंट ही बना देता हूं, इसमें अकाउंट और एंट्रीज दोनों पूछता है। बहुत ध्यान से जब एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, एंट्रीज भी पूछ रहा है। अगर आपने एंट्री नहीं किया और आप लेजर अकाउंट बना के छोड़ दिए तो मार्क्स आपके कट जाएंगे मेरे बच्चे। तो पहले मैं रेलिवेंट अकाउंट बनाकर दिखा देता हूं 7th क्वेश्चन में। 7th है ना ये सर? हाँ। तो एक तो आप यहां पे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाइए, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। एक हम बनाएंगे यहां पे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये लो आप, पहला अकाउंट आपका। दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, या फिर इसको मैं बैड डेट्स अकाउंट बना देता हूं। हमने तो बहुत बड़े अकाउंट बनाए थे जहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हुआ करता था, ये कौन सी बड़ी बात है। और फिर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से आपका मेंटेन हुआ पड़ा है। जरा ट्रायल बैलेंस देख के बताओ कि आपके पास डेटर्स कितने हैं, ट्रायल बैलेंस देख के बताइए डेटर्स कितना है, 4,10,000। अच्छा जरा बताओ ट्रायल बैलेंस देख के बताओ कि बैड डेट्स आपका पहले से कितना हो चुका है, 6,000, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस देख के बताओ कि प्रोविजन पहले से आपके पास कितना है, बाय बैलेंस बीडी 20,000, ठीक है ना, ये अमाउंट आपको दिया हुआ है। मेरे बच्चे कहता है नीचे में एडिशनल बैलेंस आपका 10,000 हो गया। एडिशनल मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद
तो डेटर्स कम हो गए। अब समझाऊंगा नहीं, समझा चुका हूं आपको मैं पहले ही। ये आपका 10,000 का अमाउंट। और बैड डेट्स में क्या बोलेंगे, टू सन्ड्री डेटर्स, कितना जी, 10,000 का अमाउंट। और कुछ बता रहा है सर? हाँ, वो कहता है कि प्रोविजन आपको 10% बना के रखना है डेटर्स पे। तो पहले बताओ ना कि डेटर्स आपके पास एंड में कितने हैं। 410 माइनस 10, 4 लाख का अमाउंट। ठीक है, ये क्लोज्ड। हमें ये जो बैड डेट्स आपका 16,000 का हुआ है, ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, है ना। अगर हमारे पास ये अकाउंट ना होता तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करते, अगर है तो हम इससे करते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे, 2 बैड डेट्स। इसमें क्या बोलेंगे, 2 बैड डेट्स। कितना जी, 16,000 का अमाउंट। जरा बताओ, ये अकाउंट का 2 बैलेंस सीडी आपको एंड में कितना रखना है? तो 10% ऑफ डेटर्स, यानी कि 4 लाख का 10%, इसका क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 40,000 का अमाउंट होना चाहिए। तो मेरे बच्चे 40,000 का अमाउंट अगर होना चाहिए तो 40 प्लस 16, 56,000। 56 में पहले से आपका 20 है तो 36,000। और आप इसको कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट लॉस, बैलेंसिंग फिगर है। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। बस वो कह रहा है कि आप इसमें आप रेलेवेंट दिखा दो, फाइनल अकाउंट में क्या होगा। तो ठीक है, वो भी ले लो ना। फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट लॉस में आप इसको कैसे दिखाओगे, और दूसरा बैलेंस शीट में आप इसको कैसे दिखाओगे। ये दोनों हमारे फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो मेरे बच्चे, डेटर्स तो 4 लाख। मैं यहां पे बता दूं आपको कि जो डेटर्स आपका है वो 4 लाख यहां दिखाया जाएगा, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। याद कीजिए कौन सा प्रोविजन, नया वाला, यानी कि 40,000। और ये अमाउंट बाहर कितना चला गया, 3,60,000। ठीक है ना। बैड डेट्स जो हमारा होगा, माफ कीजिए, अब बैड डेट्स के हमने तो अकाउंट बना लिया, ये तो सारा एडजस्ट इससे कर लिया। तो आप प्रोविजन के नाम पे कितना निकाले हो, 36,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना जी, 36,000। ये भी ट्रीटमेंट हो गया। इस समय पहले करा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं। एंट्रीज पूछता है कि जरा बता दो इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ये भी तो आप जानते हैं। पहली एंट्री 10,000 का बैड डेट्स हो गया। मेरे बच्चे, ट्रायल बैलेंस के बाद जो एंट्री आज पास हो रहा हम उसको दिखाएंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। कितना जी, 10,000 से। ठीक है, दूसरी एंट्री। फिर हमने क्या किया, जो हमारा टोटल बैड डेट्स हुआ 16, उसको प्रोविजन से एडजस्ट किया, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। कितना, 16,000। जब भी हम लोग लेजर को जनरल में कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चे, तो इधर की एंट्री जब होनी होती है ना, तो ये इधर का चीज डेबिट में आ जाता है, फिर ये क्रेडिट में। अगर इधर की एंट्री करना होता है तो ये डेबिट में आता है, बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। समझ मेरी बात। तो ये एंट्री तो पहले हो ही चुका था, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ये एंट्री कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये एंट्री तो यही एंट्री है। अब हमें प्रॉफिट लॉस से 36,000 निकाला, तो तीसरी एंट्री क्या बन गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका। कितना जी, 36,000। ये हम लोगों ने एंट्री कर दिया। हो गई बात। एंट्री कुछ नई थोड़े होती है, जो हम पहले से जानते हैं वही तो एंट्री में आपका होता है। 8 का ए आप मुझसे मत पूछना, वो बैड डेट्स आपको दिया हुआ डेटर से प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में, और नीचे कहता है भैया फर्दर बैड डेट्स 500 रुपये हो गया और प्रोविजन आपको 3%। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद मेरे बच्चे, आपका 8 का बी पार्ट। 8 का बी पार्ट अभी मन तो नहीं कर रहा कराने का, मैं क्या करूं, सोच रहा हूं। तो 8 का बी पार्ट अभी छोड़ दीजिए, कुछ नई बातें हैं जहां मुझे समझाना पड़ेगा, वो अभी छोड़ दें आप। हम लोग 8 का बी पार्ट से अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। 8B जो है मेरे बच्चे, इससे अगली क्लास की शुरुआत होगी। इसके पहले के सारे पॉइंट्स जो आज हमने किए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप एंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस जितना प्रैक्टिस उतना हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो मेरे बच्चे, आज बस इतना ही।
अब सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है, ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।